मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर है दृष्टिपटल रेटिना। तो आपकी आँख में जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल बोलते हैं, उसे रेटिना बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, स्कूल में आप जाते हो या कहीं भी जाते हो, वहाँ एक सूचना पटल रहता है, वहाँ पर जो भी सूचना लिखी रहती है आप समझ जाते हो, उसे सूचना पटल बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें। इसी प्रकार आपकी आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल रेटिना पे बनता है। अब है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आपके आंख में जो लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया था। माने लेंस को सिकोड़ना, लेंस को फैलाना एक काम होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अब प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? दो, यहाँ बच्चे यहीं तो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लेंस का आकार छोटा करना है, बड़ा करना है, जिससे फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, तो पक्षमाभी के द्वारा होता है। लेकिन जो पुतली के साइज को नियंत्रित करा जाता है वो होता है परितारिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परितारिका के द्वारा पुतली के साइज को नियंत्रित किया जाता है। माने प्यूपिल के साइज को परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब है अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए, उत्तल लेंस है। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु जो होता है आंख से कितनी दूर होता है? 25 सेंटीमीटर। एक प्रश्न यहाँ से ये और बनता है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए इस मनुष्य की आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऐसा प्रश्न होता है। मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। निकटतम पूछ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर, अगर दूर पूछ ले में तो अनंत आपका उत्तर जो करेक्ट रहेगा। मनुष्य की आंख का दूर बिंदु जो है बच्चों अनंत पे होता है। अब प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? आपकी जो आंख है, पूरी जो आंख है, इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अभी आपको जो प्रश्न समझाया था कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? वो होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। समझ रहे हैं बात? अब उसी से संबंधित जो प्रश्न है कि जब पक्षमाभी पेशियां जो शिथिल हो जाती हैं तो नेत्र जो कैसा हो जाता है? नेत्र पतला हो जाता है। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो नेत्र जो है अपनी आंख का जो उत्तल लेंस है वो पतला हो जाता है। अब प्रश्न है कि जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या गजब प्रश्न है, यही तो आपको आना चाहिए। जब नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियां जो है शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होता कि सर नेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है घट जाती है? तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो आपका आंसर क्या? घट जाता है। यहाँ एक प्रश्न और यहाँ पर थोड़ा समझो, नहीं कंफ्यूज हो गए। आपको आता है तो ठीक है। नेत्र लेंस पतला होता है तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब नेत्र लेंस जब मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको हम समझा चुके हैं, तो देख लेना आप। अब आपका प्रश्न है कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक कर दिया जाता है और जिसका ऑपरेशन होता है जिस व्यक्ति का, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है? तो सबको पता है निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट अवतल, दूर उत्तल। याद कैसे रखोगे? दूर कैसे लिखोगे अंग्रेजी में? DUR, U माने उत्तल, D माने दूर। जो 13वें नंबर का प्रश्न है इसका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर करें।
प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। दीर्घ माने होता है बच्चों दूर, आप समझ गए। अब आपको उत्तर आ जाएगा। दीर्घ माने दूर और दूरदृष्टि माने DUR, दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो बच्चों उत्तल लेंस DUR, D से दूर या D से दीर्घ, U से उत्तल। आपका प्रश्न है जरा दूरदृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है द्विफोक्सी लेंस। और जरा मान होती है बच्चों वृद्धावस्था। अब है निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता। तो जिस किसी को निकट दृष्टि दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष नहीं है, तो बच्चों उसको कौन सा दोष है। यहाँ प्रश्न गड़बड़ है, प्रश्न गड़बड़। प्रश्न इस तरीके से है कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो जिसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि, देखो ये प्रश्न क्या उल्टा रहता है, समझने में बहुत गड़बड़ होती है। निकट दृष्टि दोष माने निकट की वस्तु दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष माने दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, वो निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष आपको पूछा है कि निकट की तो दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं, तो ये प्रश्न के अनुसार जो आपका उत्तर सही हो गया। अब दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता है। दीर्घ दृष्टि माने दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि जिसको है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसमें निकट की दिखाई नहीं देती हैं, तो निकट वाली वस्तुओं को वो देख नहीं सकता अच्छे तरीके से। जरा दृष्टि दोष क्या है बच्चों। जरा दृष्टि दोष होता है नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने के कारण, जो कि वृद्धावस्था में हो जाता है। जरा माने वृद्धावस्था, माने ना तो लेंस का आकार छोटा होता है, ना ही लेंस का आकार बड़ा होता है। माने लेंस का जो शिथिलन है वो नहीं हो पाता, लेंस की फोकस दूरी का मान परिवर्तित नहीं हो पाता, बदल नहीं पाती फोकस दूरी, क्योंकि उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र लेंस की जब समंजन क्षमता घट जाती है तो ऐसा कब होता है, ऐसा वृद्धावस्था में होता है, ऐसा जरा अवस्था में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। माने निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की तो वस्तु दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती। जब दूर की दिखाई नहीं दे रही हैं बच्चों, तो फोकस दूरी तो वैसे ही समझो, दूर की वस्तु में नहीं दिख रही है तो फोकस दूरी कम है, सिंपल सी बात है। दूर की वस्तुएं साफ दिख रही हैं तो फोकस दूरी अधिक है। आपका कैमरा जो होता है उसकी फोकस दूरी अगर जितनी अधिक होती है तो किसी भी फोटो को वो तुरंत ही साफ बना देता है और साफ आपके मोबाइल में दिखने लगती है। अब है दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। अब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण, नेत्र गोलक का लंबा होना। निकट दृष्टि दोष कब होता है, जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तो देखो अगर आपने समझ लिया कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें होता क्या है, क्योंकि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं। जब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, तो उसकी फोकस दूरी जो घट गई, फोकस दूरी घट गई। फोकस दूरी कब घटती है,
जब नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। यहाँ मोटे की बात नहीं हो रही है, यहाँ लंबा हो जाता है। जब नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको हम समझाएंगे बाद में भी, ट्रिक के द्वारा समझाएंगे आपको। अभी आपको याद है तो इतना याद कर लो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम कवर करें। नेत्रदान नहीं कर सकता है जिसको मस्तिष्क शोथ से संबंधी बीमारी है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेत्रदान कौन कर सकता है? आपके सामने जो ऑप्शन हैं, तो मधुमेह माने डायबिटीज कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है, शक्कर की बीमारी बोलते हैं। तो नेत्रदान कौन कर सकता है? जिसको डायबिटीज है वो नेत्रदान कर सकता है। लेकिन जिसको हैजा है, तनिका शोथ बीमारी है, ल्यूकेमिया है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, रक्त का कैंसर होता है ल्यूकेमिया, अगर ये है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। आपको पता है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? पूरी आँख दान नहीं की जाती है, नेत्र का कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है नेत्रदान में। किसी कांच का अपवर्तनांक किस प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसको ऐसे याद कर लो। वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग प्राप्त होते हैं, सबसे नीचे जो कलर होता है, रंग होता है, वो बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। जब बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान जो है अधिकतम है तो लाल रंग के लिए कम है। सिंपल सी बात है। शोध प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो सही बात है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। शोध प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसके बाद क्या है, प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो सीधी सीधी बात है, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो इसका आंसर आपका सही क्या है? इसका आंसर है आपका विक्षेपण। इसका आंसर क्या आपका? विक्षेपण। क्योंकि आपने क्या याद किया है, जब शुद्ध प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यह वर्ण विक्षेपण है। इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण लेते हैं? तो लाल लेते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने का क्या कारण? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना। प्रकाश के छोटी तरंग दैर्घ्य के वर्ण का प्रकीर्णन माने सबसे कम तरंग दैर्घ्य है किसी की, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा या अधिक होगा? तो सिंपल सी बात है, प्रकीर्णन उसका अधिक होता है। प्रकीर्णन उसका अधिक होता है, माने वो कलर रास्ते में ही फैल जाता है, आप तक बहुत ही कम पहुंच पाता है। आपका प्रश्न है प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, माने लाल प्रकाश की बात हो रही है। तो प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश है तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। जब तरंग दैर्घ्य अधिक है, माने रास्ते से वो भटक नहीं रही है प्रकाश की किरण, या जो लाल रंग है वो रास्ते में भटक नहीं रहा है, तो ज़्यादा दूरी तक चलता है, उसकी ज़्यादा तरंग लंबाई होती है, तरंग लंबाई ज़्यादा होती है। तो उसका प्रकीर्णन अगर हो जाता तो रास्ते ही में वो भटक जाता। जैसे बैगनी रंग है, वो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण वो रास्ते में ही भटक जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता।
अब है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को, माने अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है नीला। यहाँ ध्यान रखना, अत्यधिक सूक्ष्म कण वाली बात हो रही है, तो अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का रंग नीला होता है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। अब है बड़े साइज के कण किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो आपका आंसर है बड़ी तरंग दैर्घ्य। अब आपका प्रश्न है, मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री होता है? तो आपका आंसर सही है, 180 डिग्री होता है। मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका 150 डिग्री। जब दोनों नेत्र मिल जाते हैं तो 180 डिग्री तक अपन देख सकते हैं। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाती हैं दृक तंत्रिका। कौन पहुंचाती है मस्तिष्क तक? दृक तंत्रिका। अब है अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आपका बेलनाकार लेंस। एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? तो एक नेत्र से संसार जो कैसे दिखता है? द्विआयामी दिखता है। कैसा दिखता है? द्विआयामी दिखता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्रदान कर देना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न है। 4 से 6 घंटे के भीतर मनुष्य को नेत्रदान कर देना चाहिए। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो इसका आंसर है आपका पीत बिंदु। इसका आंसर है आपका पीत बिंदु। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? तो अंध बिंदु बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 5 पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्यान देना, किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत, यहाँ ध्यान देना निर्गत की बात हो रही है बच्चों। यहाँ परावर्तन वाला प्रश्न नहीं है, ये अपवर्तन वाला प्रश्न है। कांच के गुटके से जब प्रकाश कण गुजरती है तो अपवर्तन के कारण वो विचलित हो जाती है, तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे? इसको विचलन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। अब है अत्यधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली साइज, पुतली का आकार छोटा हो जाता है, प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है। कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ता है तो पुतली का साइज है, प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। जरा माने होता है वृद्धावस्था। तो जरा दूरदृष्टि में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? तो यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ लिखा है जरा और लिखा है दूर, तो दूर दृष्टि दोष और निकट, अच्छा तो यहाँ ध्यान देना जरा दूरदृष्टि दोष में ऊपर की ओर बच्चों कौन सा लेंस प्रयोग होता है? यहाँ प्रयोग होता है अवतल लेंस। यहाँ प्रयोग होता है अवतल लेंस। फिर जरा दूरदृष्टि में उपयोग किए जाने वाले द्विफोक्सी लेंस का निचला भाग किस लेंस का बना होता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। यहाँ पर ध्यान देना, पुनः एक बार और समझो कि किसी को जरा दूरदृष्टि दोष है तो जो चश्मा लगाता है व्यक्ति वो ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है और अवतल लेंस के नीचे जो उत्तल लेंस लगा रहता है। आपका प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पहले बनता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है।
यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, समझो पूरी बात। व्यक्ति लास्ट में बैठा है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है नहीं पढ़ रहा है पा रहा है, तो उसको अच्छा सोचो उसको निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है। तो स्पष्ट पता चल रहा है उसको निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की तो उसको साफ दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही है, इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष उसको है। अब निकट दृष्टि दोष उसको है बच्चों, तो कौन सा लेंस भी इसमें यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना। फिर क्या है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर दूर से अधिक दूर नहीं देख पाता। अब निकट दृष्टि दोष है तो सीधी सीधी बात है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बिंदु के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है, तो 1 बार होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में जल बिंदु के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो सीलियरी माने पक्षमावी के द्वारा समंजन होता है, सीलियरी के द्वारा समंजन होता है, पक्षमावी के द्वारा समंजन होता है, सीलियरी के द्वारा समंजन होता है, याद कर लो। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकस कर सकता है, इसे क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं, माने फोकस करना। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर, सबको पता है। निकट बिंदु की बात करें तो 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर होता है। एक सामान्य नेत्र है तो उसकी जो क्षमता है, उसका जो परिसर है वो कितने वो होता है, तो 40 डायप्टर से 44 डायप्टर। आपका प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि की दृढ़ता का समय अंतराल है, तो 1/16 सेकंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप याद कर लेना। इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है, तो अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। और आपको पता है पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, तो आपका इसमें डी आंसर एकदम सही उत्तर है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग होता है 2 मिनट। इस तरीके से हमने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।